तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम देखेंगे 5.1.1 स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एनसीईआरटी से पूरा कवर करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस रिकैपिटुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, कैसा होता है कैसा नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड है 3 कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड जो है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है पेंटोस शुगर, डीऑक्स राइबोस होती है आरएनए के केस में, डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है डीएनए के केस में, और एंडा फोस्फेट ग्रुप। यानी यहाँ तक ये बात कही इसने, डीएनए और आरएनए दोनों 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहली चीज होती है नाइट्रोजनस बेस, दूसरी चीज होती है शुगर जो कि डीऑक्सी राइबोस होगी डीएनए के केस में, आरएनए के केस में होगी राइबोस शुगर, और तीसरी चीज होती है फोस्फेट ग्रुप। ओके, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेस को के अंदर हम अगर जाएं तो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्यूरिन्स जिसमें 2 चीज आती हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और सेकंड चीज होती है पिरिमिडीन जिसमें टोटल 3 चीज आती है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए एंड थाइमिन इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए. यूरेसिल इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ द present in RNA at the place of थाइमिन. इसीलिए ये कह रहा है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये 3 कॉमन रहेंगे डीएनए आरएनए दोनों के केस में। और जो इसने यहाँ पे बात कही इसने यहाँ से थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, मतलब ये कह रहा है थाइमिन जो है सिर्फ डीएनए में ही प्रेजेंट होगा और यूरेसिल जो है ये सिर्फ आरएनए में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है आरएनए के अंदर, सिंपल चीज। A nitrogenous base is linked to the OH of 1' कार्बन पेंटोस शुगर 1-C को हम कार्बन 1' कार्बन कहते हैं। तो ये कह रहा है जो नाइट्रोजनस बेस है ना वो OH ग्रुप के साथ अटैच करता है 1' पेंटोस शुगर पे, और जो ये बॉन्ड बनाते हैं ना, अब अटैच होगा तो बॉन्ड तो बनेगा। इस बॉन्ड का नाम होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी से कह सकते हैं। टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड यानी न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें होती हैं। पहला होता है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होता है आपका शुगर, ठीक है। सच है एडोनोजीन, डीऑक्सी एडिनोजीन, ग्वानोजीन और डीऑक्सी ग्वानोजीन, साइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन एंड यूरिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन। तो बेसिकली इसने बात करी है डीएनए के केस में जो भी नाइट्रोजनस बेस हैं, जो कि मैंने प्यूरिन और पिरिमिडीन की बात करी थी। इसमें नाइट्रोजनस बेस जैसे हमने देखा था एडेनिन और ग्वानिन होता है। तो डीएनए के केस में हम इसे डीऑक्सी एडिनोजीन कहते हैं और आरएनए के केस में से सिंपल एडिनोजीन कहते हैं। और सेम चीज यहाँ पे भी है, आरएनए के केस में नॉर्मल ग्वानोजीन कहते हैं, डीएनए के केस में हम इसे डीऑक्सी ग्वानोजीन कहते हैं। ऐसे यहाँ पे भी साइटिडीन के केस में भी, आरएनए के केस में साइटिडीन कहेंगे, ठीक है जी, और डीएनए के केस में हम इसे डीऑक्सीसाइटिडीन कहेंगे, ठीक है। और यूरिडीन कहते हैं हम इसे आरएनए के केस में, और डीएनए के केस में हम इसे कुछ नहीं कहते क्योंकि डीएनए में प्रेजेंट ही नहीं होता। हम इसे डीऑक्सी यूरिडीन नहीं कहते क्योंकि डीएनए में होता ही नहीं है। ऐसी सेम चीज यहाँ पे, ये सिर्फ थाइमिडीन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में ही प्रेजेंट होता है। थाइमिन जो है सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे डीऑक्सी थाइमिडीन कैसे हैं, इसे हम सिर्फ थाइमिडीन नहीं कहते क्योंकि आरएनए में प्रेजेंट ही नहीं होता है। When a phosphate group is linked to the OH of 5' carbon of a nucleoside through phosphoester linkage.
तो जब फॉस्फेट ग्रुप जो है हमारा न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ता है, इस लिंकेज को हम यानी इस बॉन्ड को हम फॉस्फोएस्टर लिंकेज या फिर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। और जो है इसी को जो स्ट्रक्चर बनेगा इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं या फिर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा शुगर कौन सा है। अगर वो डीएनए के केस में होगा तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनेगा, अगर वो आरएनए के केस में होगा तो वो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। इस फॉर्म्ड two nucleotides are linked through 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मतलब जो बॉन्ड बनता है एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरी न्यूक्लियोटाइड वाला बॉन्ड जो है, जो कि 3' to 5' कार्बन के साथ 3' to 5' के साथ बनता है, इसी को हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। टू फॉर्म ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड बनता है। ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लगा लेते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब होता है मैनी, न्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे ये जो है हमारा 3, ये आप देख सकते हो ये शुगर है, इसके साथ ही नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है। ठीक है, ये जो है फॉस्फेट जुड़ा है, ये आपका न्यूक्लियोटाइड बन गया है। ठीक है, ये एक और न्यूक्लियोटाइड बन गया है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ऐसी एक और न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया है, ये एक और न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया है। तो आप जल्दी से कमेंट में टाइप करो सिंपल चीज टाइम स्टैम्प के साथ कि ये डीएनए की चेंज है, डीएनए की चेन है या आरएनए की चेन है। ऊपर जो मैंने पढ़ा है उसी में से इसमें आंसर मिल जाएगा। इसे देख के आप बता सकते हो। ठीक है, देखो अ पॉलीमर थस फॉर्म हैज एट वन एंड अ फ्री free phosphate moiety at 5' end of sugar, which is referred to as 5' end of polynucleotide chain. ठीक है, similarly at the outer end of the polymer the sugar has free OH of 3' कार्बन। तो इस लाइन में ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम्हें बॉन्ड बनाना है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर चेन बनानी है तुम्हें, तो तुम्हारे पास OH ग्रुप का होना एसेंशियल है। बिना OH ग्रुप के जो है लिंकेज ही नहीं हो पाएगी। तुम्हें कम से कम एक ही OH ग्रुप चाहिए होगा, फिर भले ही तुम इसे बाद में हटा दो लेकिन तुम्हें ये चाहिए होगा। विच इज रेफर्ड टू एज 3' एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो कि 3' एंड पे जो है प्रेजेंट होता है। द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। तो बेसिकली जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। उसमें जो है ना हमारा जो बैकबोन है, यानी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो बाहर से दिखने में जो दिखते हैं, वो जो है शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनते हैं। द नाइट्रोजनस बेस लिंक टू शुगर मोइटली प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बैकबोन। नाइट्रोजनस बेस, अब डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, तो 2 स्टैंड होते हैं, तो एक नाइट्रोजनस बेस इधर प्रेजेंट होता है, एक नाइट्रोजनस इधर प्रेजेंट होता है, ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि नाइट्रोजनस डीएनए के टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजनस बेस, फिर होता है फॉस्फेट, फिर होता है शुगर डीऑक्सी राइबोज हो सकती है या फिर राइबोज शुगर हो सकती है। और नाइट्रोजनस बेस जो है 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन जो है 2 टाइप के होते हैं, एडेनिन ग्वानिन। पिरिमिडीन 3 टाइप के होता है, साइटोसिन यूरेसिल। और थाइमिन जो है सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, और क्या कहते हैं आरएनए में प्रेजेंट होता है यूरेसिल थाइमिन की जगह पे।
दोनों चीज़ प्रेजेंट नहीं हो सकती, ठीक है। और ये लिंक करके जो बनाते हैं ये फोस्फेट ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं, जब फोस्फेट जो है लिंक होता है न्यूक्लियोसाइड के साथ, जो कि फिर जो है अगर जब लिंक हो गया तो उसके बाद न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और जो चेन बनती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, जिसमें जो है स्ट्रक्चर यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ते हैं, इस बॉन्ड को हम फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ में का मैंने समरी दे दी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2' पोजिशन इन 3 इन द राइबोस। कह रहा है कि आरएनए में जो है OH ग्रुप जो है वो 2' पोजिशन पे शुगर पे, राइबोस तो शुगर होती है वहां पे लगा रहता है। Also, in RNA, the uracil is found at the place of thymine, यानी 5' uracil, another chemical name for thymine। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। DNA as an acidic substance present in nucleus was found first identified by Friedrich Masselser in 1869। He named it as न्यूक्लिन। इन्होंने जो है एक एसिडिक सब्सटेंस इसमें पाया जिसका नाम इन्होंने न्यूक्लिन रख दिया। However, due to the technical limitations in isolating such a long polymer intact, the euclidation of structure of DNA remains elusive for very long period of time। तो ये कहने चाह रहे हैं कि जो डीएनए का इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोटाइड की चेन है, इतनी सारी चीजें हैं, तो इतनी सारी चीजें जो हम आइसोलेट यानी अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हम जो है इतने टाइम तक हम पता ही नहीं कर पाएगी क्या क्या होता है। इट वॉज ओनली इन 1953 डेट जेम्स वॉटसन एंड क्रिक, फ्रांसिस क्रिक ने 1950, देख सकते हो कितने ज़्यादा गैप के बाद इन दो लोगों ने जो है इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस बाय मोराइस विल्किंस एंड रोसलिंड फ्रैंकलिन प्रपोज वेरी सिंपल फेमस डबल हेलेक्स मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो काफ़ी टाइम बाद वॉटसन एंड क्रिक साहब आए, जो कि जिन्होंने इन दोनों की भी हेल्प ली, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने, यानी मतलब मेन जो आदमी थे ये वॉटसन और क्रिक थे, इन दोनों की हेल्प ली, कराई इन्होंने भी मेहनत, लेकिन जो है हमारी साइंस ऐसा कहती है कि इनका नाम पहले आएगा, ठीक है। इन्होंने एक मॉडल निकाल के दिया, इसे कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, जो कि हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी हम पढ़ते हैं फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ द प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। तो इसने बताया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है, क्या होता है। However, this proposition was also based on the observation of Chargaff that for a double-stranded DNA, the ratios between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equal 1। तो ये कहना चाह रहे हैं एक चारगाफ रूल होता है, ठीक है। चारगाफ जी ने ऐसा रूल दिया कि जो है जितना एडेनिन और थाइमिन प्रेजेंट होएगा ना उतना ही ग्वानिन और साइटोसिन प्रेजेंट होगा डीएनए में। यानी डीएनए की जब हम आगे चेन देखेंगे तो जितना एडेनिन होगा ना उतना ही थाइमिन होगा। ये आप गिन के भी देख सकते हो अपनी आंखों से, ये चारगाफ जी का रूल भी है, ठीक है। द बेस पेयरिंग कन्वर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, दे आर सेड टू बी इन कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो जो चेन बनती है ना कॉम्प्लीमेंट्री बनती है, तो ए की जगह टी आ जाता है, टी की जगह डीएनए के केस में ए आता है, आरएनए के केस में थाइमिन की जगह यूरेसिल आता है। तो चेन बनती है ना कॉम्प्लीमेंट्री बनती है। एंड देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड इज नोन देन द सीक्वेंस इन अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रेडिक्टेड। अगर हमें एक डीएनए की चेन का सीक्वेंस अगर पता है, ATGC
कोई सी भी चेन आप ले सकते हो, तो आप दूसरे स्टैंड का भी सीक्वेंस बता सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। हमें कुछ नहीं करना, एडेनिन की जगह थाइमिन लगाना, थाइमिन की जगह यूरेसिल लगाना है आरएनए के केस में, गुआनिन की जगह साइटोसिन लगाना है, साइटोसिन की जगह गुआनिन लगाना है। कहाँ पे थे हम? If each strand from DNA act as template for synthesis of new strand, the double stranded DNA ये टेम्पलेट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। Thus produce would be identical to parent DNA molecule। ये बिल्कुल मतलब ये जो है, ये बिल्कुल मतलब ये जो है पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल की तरह प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस द डीएनए इम्प्लीकेशंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। तो ये जो इन्होंने वॉटसन ने क्रिक साहब ने जो मॉडल दिया डबल हेलिक्स वाला, इससे हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। क्या होता है डीएनए, कैसे बेस पेयरिंग होती है, कितना उसमें डिस्टेंस होता है, कितना बेस पेयर्स में डिस्टेंस होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं द साइलेंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए आर एस फॉलोस। इट इज मेड ऑफ 2 polynucleotide chains where the backbone is constituted by sugar, phosphate and bases projected inside। सिंपल है, उन्होंने बात बताई, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, बैकबोन जो है इसकी शुगर और फॉस्फेट होती है, अंदर जो है नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है। द 2 chains were anti-parallel polarity, it means if one chain is polarity 5 prime to 3 prime, the other has 3 prime to 5 prime। इनकी पोलैरिटी भी अलग होती है, ठीक है। ये आगे देखेंगे, बिल्कुल एंटी पैरेलल स्टैंड होते हैं इनके, डबल स्टैंड होते हैं, ठीक है। द बेसिस इन 2 स्टैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग base pairs। adenine forms 2 hydrogen bonds and thymine form a opposite strand and vice versa। Similarly, guanine is bounded with cytosine and 3 hydrogen bond। As a result, always a purine comes opposite to pyrimidine। This generate approximately uniform distance between the 2 strands of the helix। कह रहे हैं जो एडिनिन है वो थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और जो है ये जो है ना प्यूरिन जो है पिरिमिडीन के अपोजिट आता है, इसके कारण यूनिफॉर्म डिस्टेंस जो है ना स्टैंड का वो मेंटेन रहता है, ठीक है। द 2 chains are coiled in a right-handed fashion। The pitch of the helix is 3.4 nanometer and there are roughly 10 base pair in each turn। Consequently, the distance between a base pair in a helix is approximately 0.34 nanometer। इन्होंने ये बात करी है, एक बार जब ये टर्न होगा ना, मतलब यहाँ से, अब देखो यहाँ से ध्यान से, एक बार यहाँ से यहाँ तक जो टर्न हुआ है ना, एक बार इसमें जो है 10 बेस पेयर होंगे, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 3.4 नैनोमीटर होगी। और 10 पेयर होने के कारण हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो कि है 0.34 नैनोमीटर। एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की डिस्टेंस जो है 0.34 नैनोमीटर है, और टोटल 10 बेस पेयर प्रेजेंट है। तो एक बार जब ये घूमता है डीएनए, इसमें जो है टोटल डिस्टेंस जो है 3.4 नैनोमीटर है।
देख सकते हैं एडेनिन ग्वाइन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, देख सकते हो। येलो वाला ग्रीन वाले के साथ रहता है, येलो वाला ग्रीन के साथ। ग्वानिन साइटोसिन ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ऑरेंज और रेड आप देख सकते हो, ठीक है। बैकबोन जो है वो शुगर फॉस्फेट की बनती है, बीच में नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये देख सकते हो स्टैंड जा रहा है। आगे देखते हैं। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, दिस इज एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स कन्फर्ट द स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। इस वजह से जो है ना इसमें स्टेबिलिटी है। देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना स्टैकिंग फोर्स लगाते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस जो है ना दूसरे नाइट्रोजन बेस जो बॉन्ड बनाता है, इसमें स्टैकिंग फोर्स लगती है, जिसकी वजह से जो है ना ये स्टेबल हो पाता है। वहीं अगर आरएनए में देखें ना, आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड, इतना तो पता ही होगा। अभी मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, ये 10th क्लास वाला है ना। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है तो उसमें एक ही स्टैंड होता है, तो वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि उसमें स्टैकिंग फोर्स नहीं लगी होती। इसमें एक नाइट्रोजनस बेस जो बॉन्ड बना रहा है ऊपर वाले से स्टैकिंग फोर्स लगती है इसमें, इसलिए बहुत स्टेबल है। Compare the structure of purine and pyrimidines. Can you find out why the distance between two polynucleotide chains is different in DNA remains almost constant? अब ये इसका आंसर आप खुद ही दोगे, इतना पढ़ाने के बाद जो है ये आप पता लगा ही सकते हो, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। The proposition of double helix structure for DNA and simplicity in explaining the genetic implementation became revolutionary. Very soon, Crick proposed the central dogma in molecular biology, which stated that the genetic information flows from DNA to RNA, RNA to protein. तो बेसिकली इस पैराग्राफ में ये बोला कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर आया और ये सब हमें इतनी सारी चीज़ें में जो पता चली ना, ये बहुत ज़्यादा इवोल्यूशनरी था, हम बहुत आगे आ गए थे जीवन में। फिर इससे कुछ टाइम बाद ही क्रिक साहब नहीं रुके, इन्होंने सेंट्रल डॉगमा दिया। अब देखते हैं सेंट्रल डॉगमा क्या होता है भाई। सेंट्रल डॉगमा का मतलब है डीएनए अपनी कॉपीज खुद बनाता है, इसी को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। सिंपल बात सुनो, इसे हम 1 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। डीएनए अपनी कॉपी खुद बनाता है, इसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए बनता है, इसका प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए के बनने को प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन जो बनता है इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। और ये पूरे प्रोसेस को हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, तो आप सबसे पहले लिखोगे डीएनए फॉर्म्स इट कॉपीज बाय इट्स रेप्लिकेशन, इस ठीक है, इतना लिखोगे। फिर उसके बाद आप लिखोगे द एमआरएनए इज फॉर्म बाय द डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। फिर आप लिखोगे प्रोटीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम एमआरएनए विच इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और ऐसा अब आपको डायग्राम बना देना है, थोड़ा इंग्लिश में लिख के आना बढ़िया से, और लिख देना द टोटल प्रोसेस तो आप लिख देना कि द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा। इधर देख लेते हैं। इन सम वायरस द फ्लो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन रिवर्स डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम फॉर दिस प्रोसेस। इसमें कह रहा है कि जो है इसमें डीएनए से आरएनए बन जाता है, सॉरी, इसने बोला है कि वायरस के केस में कई बार आरएनए से डीएनए बनता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो उसमें री लगा देना, ट्रांसक्रिप्शन सेम रहेगा। तो ये सिर्फ कुछ वायरस के केस में ही होता है, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं। अच्छा, तो ये ख़त्म हो गया 5.1.2 हम पैकेजिंग ऑफ DNALX, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ठीक है।
एक कमेंट ज़रूर छोड़ दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।